वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे हमारे और बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे। तब तक हम क्विकली देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं। तो बेटा अभी हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स के। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने बेसिक चीजें सीखी कि वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आप लोगों ने ये भी सीखा कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। ये सब बेसिक चीजें जो थी वो आपने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली। सेकंड लेक्चर जो हमारा अभी रिसेंट में हुआ, उसमें हमने और इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। हम आगे मूव ऑन करें। हमने देखा कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होती है वेक्टर की वो कैसे हम बता सकते हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टूड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ना भी हम लोगों ने शुरू किया। एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। आज की क्लास में हम एडिशन ऑफ वेक्टर के सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर एडिशन अगर समझ में आ गई तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए, राइट? तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम वो पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं वो आप कैसे ले सकते हो। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स एज वेल। ओके, सो दैट इज द एम फॉर टुडेज क्लास। तो करें फिर आज की क्लास शुरू? यस मैम। बहुत बढ़िया। मैम। वेक्टर्स, बहुत बढ़िया बेटा। वेक्टर्स क्या होते हैं ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो पिछली क्लास में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। कौन से 3 तरीकों से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, कौन से 3 लॉज होते हैं बेटा? ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ और रंडल लॉ। वेरी गुड, वी हैव ट्रायंगल लॉ, वी हैव पैरेललोग्राम लॉ। ना सही लिख रहे हैं ना? हाँ, वी हैव ट्रायंगल लॉ, वी हैव पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा हमने पढ़ा था पॉलीगन लॉ। यही तीनों पढ़े थे। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमने देखा था कि ऑलमोस्ट सेम ही बात है। ट्रायंगल लॉ बोल लो या पैरेललोग्राम लॉ बोल लो, दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग। तो ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देखा था कि एक हमारे पास अगर ये वेक्टर है ए, तो कहाँ पे लगाऊं दूसरा वेक्टर? स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकेंड। अभी इज इट विजिबल बच्चा? यस मैम। ठीक है, तो मैं ये पूछ रही थी अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है तो इसमें दूसरा वेक्टर कहाँ लगाएं ट्रायंगल लॉ के लिए? हेड पे। वेरी गुड, ए के हेड पे हम दूसरा वेक्टर लगा देंगे। ये है मेरा वेक्टर बी। फिर हमने देखा था कि अगर दिस इज द एंगल व्हिच इज गिवन टू यू, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसके हेड, इसकी जो टेल है उससे इसके हेड तक हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है व्हिच इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द a वेक्टर। यही चीज पढ़ी थी। यस मैम। This is what we studied in the last class, right? So now can you tell me what will be the magnitude of this r vector? ये जो r वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने डिराइव किया था। क्या मैग्नीट्यूड आता है बेटा? वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ब्रिलियंट। और उसके बाद हमने देखा था कि ये अल्फा एंगल भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाला था? ये अल्फा एंगल के लिए हमने देखा था ना, tan इनवर्स करके निकाला था, है ना? बी थीटा अपॉन बी, वेरी गुड। बी साइन थीटा होने 1 ए प्लस बी कॉस थीटा। बिल्कुल सही। ये चीज हमने डिराइव भी कर ली थी, ये चीज हमने समझ भी लिया था। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस वेरी गुड, a प्लस बी कॉस थीटा। तो कृष्णा अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग। कृष्णा बोल रहे हैं, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, कि अगर ये वेक्टर एग्जैक्टली इसके हेड पे ना हो, कहीं बॉडी के बीच में हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? मैम उसको हम उठाकर इसके हेड पे रख सकते हैं, उसके टेल को अटैच करके जो एंगल बनेगा उसे ले सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। कृष्णा क्या होता है, हमने जब वेक्टर्स पढ़े तो वेक्टर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हो उसी के पैरेलल डायरेक्शन में, है ना? तो अगर कोई वेक्टर आपको कहीं पे भी रैंडम स्पेस में गिवन है तो उस वेक्टर को आप उठाकर ये जो ए वेक्टर है उसके हेड पे रख सकते हो और अपना रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इज दैट ओके? ये चीज क्लियर है बच्चा?
चलो Yes, अब ma'am. इसके बाद वेरी गुड, अब इसके बाद हमने अगला लॉ हमारा कौन सा पढ़ा था? पैरेललोग्राम लॉ, है ना? Yes, ma'am. पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ा था, दैट वाज द नेक्स्ट लॉ व्हिच वी स्टडीड। तो इसमें हमने क्या देखा था कि भाई अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो दूसरा वेक्टर अब कहाँ लगाऊं? अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, वेरी गुड, दूसरा वेक्टर हम लगा देते हैं इसके टेल पे। ठीक है, दूसरा वेक्टर हम लगा देते हैं इसके टेल पे। फिर पैरेललोग्राम लॉ मुझे क्या बोलता है कि अब एक काम करो, ये जो पैरेललोग्राम है इसको कंप्लीट कर लो, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इसको कंप्लीट कर लो, और यहाँ पे आपके पास जो डायगोनल बनेगी, इसी वाले सेम पॉइंट से जो आपकी डायगोनल बनेगी, दैट डायगोनल विल रिप्रेजेंट योर रिजल्टेंट। दिस इज व्हाट द पैरेललोग्राम लॉ टेल्स मी, हियर दिस एंगल इज अल्फा। राइट गाइस, सब बच्चे अग्री कर रहे हैं इस चीज से? यस मैम। ठीक है, Yes, वेरी sir. Yes, गुड। ma'am. और यहाँ पर भी रिजल्टेंट हमारे पास सेम ही आता है ना? रिजल्टेंट हमारे पास जो पिछले केस में आया था वही आता है, दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता। और अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ वही सेम वैल्यू जो पीछे आई थी। पीछे क्या आई थी? b sin थीटा आई थी ना, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos। यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर है सब बच्चों को? Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ द फाइनल लॉ व्हिच वी स्टडीड वाज पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है? मैम जितने भी हमें वेक्टर दे रखे हैं उन सबको जोड़ के एक पॉलीगन बनाना है, ओपन पॉलीगन, फिर उसे क्लोज कर देना है अपने रिजल्टेड पॉलीगन से, वेरी रिजल्टेड गुड। तो वेक्टर से। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। अगर ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, ऐसा ही हमारे पास ये एक बी वेक्टर है, इसके ऊपर हमने लगा दिया, जो इसके हेड पे हमने लगा दिया। अगर हमारे पास इसके सर पे हमने एक सी वेक्टर लगा दिया, तो ऐसे ऐसे करके हम कितने भी वेक्टर्स, यहाँ पे सपोज मेरे पास एक डी वेक्टर दी है, कितने भी वेक्टर्स हम अरेंज कर सकते हैं। तो जो ये इनकम्प्लीट साइड होगी इस पॉलीगन की, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं उल्टी तरीके से, इस तरीके से अगर मैं इस साइड को ड्रॉ कर दूं, देन दिस विल बी माय रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस पॉइंट तक No, ma'am. नहीं है? ठीक है, इस चीज से हमने एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। क्विकली एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, उनका मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है। मुस्कान बच्चा, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है तो बताओ। किसी बच्चे को Yes, कोई डाउट ma'am. आता है जो तो पूछ लो। हमने last question solve किया था ना, ऑप्शन ए में जो 180 find the डिग्री resultant और सेकंड में of two forces सेकंड में each 90 having डिग्री। magnitude f0 and angle between them is theta. मैम ये Right. वाली क्वेश्चन मुझे नहीं आया था समझ। ये वाला समझ मैंने नहीं आया बाद था में आपको? ट्राई किया तब भी नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा बेटा, ये चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार बाद में कर लेंगे। वो वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। उस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास दो फोर्सेस थी ना, एफ नॉट, यही वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, और उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा था, है ना? तो यहाँ पर हमने जब रिजल्टेंट लिखा था, रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एफ नॉट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एफ नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा। दिस विल बी द रिजल्टेंट। Yes, ma'am. डू यू अग्री विद दिस? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं Yes, कि ma'am. रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एफ नॉट का स्क्वायर प्लस 2 एफ नॉट का स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 एफ नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 एफ नॉट का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. है ना? इसके बाद मेरे को जो लग रहा है आपको डाउट है वो ये है कि इसके बाद ना हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई थी यहाँ पर बेटा। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बोलती है? दैट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अगर आप वो यहाँ पे प्लग इन कर दोगे तो जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 एफ नॉट कॉस थीटा बाय 2। ठीक है बच्चा, अभी समझ में आया? Yes, ma'am. आ जाओ। ऑल राइट, वेरी गुड। तो अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सम्यक ने आंसर भी दे दिया, एक और बच्चे ने आंसर दे दिया था मेरे को। बहुत बढ़िया यार, क्विकली कर रहे हो तुम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है कि आपके पास दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो 1 यूनिट वाला केस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, फिर 5 यूनिट वाला केस आप लोग खुद सॉल्व करके बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पर मुझे गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3 यूनिट्स. It is given to me that magnitude of b vector is 4 units. The resultant is given to me as 1. मैम स्क्रीन नहीं आ रही प्लीज. स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकेंड. अभी आ गई बेटा? यस ठीक मैम. है, रिजल्टेंट मेरे को दे रखा है 1 यूनिट के बराबर. तो हमें पता है कि रिजल्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं. रिजल्टेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? तो रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1. 1 विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इज 9, b स्क्वायर इज 16 प्लस 2 इंटू ab, मतलब 24 cos थीटा के बराबर. यहां तक सब लोग अग्री कर रहे हो मेरे से? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी. यहाँ पे भी cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी. कैसे निकालोगे इसको? इस साइड पे अगर मैं ले जाऊंगी, मेरे पास बचेगा -24 इज इक्वल टू 24 cos थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 के बराबर. तो अब बच्चों ये वाली चीज आप याद कर सकते हो, ये वाली चीज आप अपनी लिख भी सकते हो कि अगर cos थीटा आपका -1 है, देन थीटा की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. बाकी ये वाली चीज आप अभी मैथ्स में भी पढ़ोगे और हम आगे जाके जब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तब भी ये वाली चीज हम डिस्कस कर लेंगे. इज दिस ओके गाइस? सम्यक और कृष्णा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. गुड जॉब बच्चों. क्लियर है? यस मैम. यस, वेरी गुड. तो अब ये सेकंड वाला पार्ट मेरे को सॉल्व करके बताओ कि अगर हमें रिजल्टेंट 5 यूनिट के बराबर गिवन है, देन व्हाट विल बी द एंगल इन दिस केस? वेरी गुड, 90 डिग्री आ रहा है. बाकी बच्चों का 90 डिग्री आ रहा है? बाकी बच्चे अग्री कर रहे हैं? हम एक बार हम फाइंड कर लें. हाँ करो फाइंड. ले लो 1-2 मिनट लो, अपने अच्छे से फाइंड करो बच्चों. जैसे ही क्वेश्चन देखो कॉपी में सॉल्व करना आप लोग शुरू कर दिया करो. ठीक है, धीरे धीरे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. बेटा हाउ इज दिस 180 डिग्री? होता क्या है कि जैसे अभी तक आप लोगों ने cos 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज पढ़ ली है. हम जब आगे ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि 90 डिग्री के बियॉन्ड भी अगर कोई एंगल है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, इन सब एंगल्स पे आप cos थीटा sin थीटा की क्या वैल्यू लिख सकते हो. ठीक है, तो थीटा जब आपका 180 डिग्री होता है तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास -1 के बराबर आती है. तो ये चीज आप याद रख सकते हो. अगर याद नहीं है तो ऐसा कुछ याद होगा कि cos थीटा कुछ इस तरीके से दिखता है ना. cos थीटा का फंक्शन कैसे दिखता है? cos थीटा आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि cos थीटा कुछ इस तरीके से दिखता है. ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना? तो cos थीटा इज 1 when the angle is 0, it is 0 when the angle is 90 डिग्री, फिर it becomes equal to -1 जब आपका एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, फिर से आपका 0 हो जाता है 270 डिग्री पे, और वापसी आपकी साइकिल आ जाती है 2 पाई पे रिपीट. ठीक है, ये वाली सारी चीजें हम जब ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तब और डिटेल में भी अंडरस्टैंड करेंगे. ऑलराइट अमन बच्चा? ठीक है, ये सब में अपने पूरा कैलकुलेशन लिख दिया भाई. बहुत ही तेज कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, मतलब ऐसे टाइपिंग भी बहुत फास्ट है. वेरी गुड, सही बोल रहे हो. इसको कैलकुलेट ऐसे ही करेंगे हम. यहाँ पर भी मैं फिर से लिख सकती हूँ दैट आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट? सो नाउ r की वैल्यू इज गिवन टू मी एज 5 यूनिट्स, मतलब 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर विल बी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 प्लस 24 cos थीटा. तो ये तो 25-25 तो एक दूसरे से कट ही जाएगा ना. तो आपके पास एक तरीके से 24 cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब cos थीटा की वैल्यू आपके पास 0 आ गई. तो cos थीटा की वैल्यू 0 होने का यही मतलब है दैट थीटा विल बिकम इक्वल टू 90 degrees, because at 90 degrees the value of cos theta is 0. Yes, you are absolutely right. 3, 4, 5 जो होते हैं वो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. ठीक है, इज दिस ओके गाइस? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया? यस मैम. एडिशन ऑफ वेक्टर जो हमने पिछली क्लास में किया था वो सबका रिकैप हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड. तो आगे चलते हैं. वेरी गुड बेटा. अब हम अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है, अगला टॉपिक जो हमें थोड़ा बहुत समझना है, वो टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का. ठीक है, वो टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का. मतलब नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि इफ आई एम हैविंग टू वेक्टर्स, सपोज आई एम हैविंग टू वेक्टर्स. कहाँ पे बनाए जाए? यहाँ पे बना देते हैं. मेरे पास एक वेक्टर है, दिस वेक्टर, दिस इज माय. स्क्रीन स्टक हो गई, एक सेकेंड.
अभी विजिबल है बेटा? अभी विजिबल है बच्चों? या ठीक है। अब मेरे पास सपोज ये मेरे पास ए वेक्टर है, आई एम हैविंग बी वेक्टर लाइक दिस इज माई बी वेक्टर. So I know that this will be the angle between them. This angle will be equal to theta. अब आप लोगों को ना मुझे ये बताना है कि what if we want to calculate a minus b, तब हम क्या करें? अगर हमें वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, अगर हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है, तो जो मेथड्स हमने अभी तक पढ़े हैं क्या उनको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर? चलो इसमें मैं आपको हेल्प करती हूँ बेटा. कैसे यूज करेंगे? हेड टू हेड कनेक्ट कर दो. ठीक है, बट हेड टू हेड कनेक्ट करने से कुछ होगा नहीं ना, तब भी तो बी और ए ही तो डील कर रहे हैं हम. यहाँ पर हम एक ट्रिक अपनाएंगे दैट ए माइनस बी को आप कैसे देख सकते हो? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी. कैन यू गाइस सी दिस? है ना यार? Yes, ma'am. अगर मैं 2 - 1 कर रही हूँ देन इट इज इक्विवेलेंट टू 2 + -1. तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो मैं इस बी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करके उसको ए वेक्टर में ऐड कर दूं तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा. समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. है ना? मैं क्या बोल रही हूँ कि बी वेक्टर का नेगेटिव ले लो. नेगेटिव लेने का क्या मतलब होता है? किसी वेक्टर का नेगेटिव लेने का क्या मतलब है? मैम डायरेक्शन चेंज कर देना अपोजिट. वेरी गुड. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आप लोगों ने सबसे पहली क्लास में पढ़ा होगा, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, सेम मैग्नीट्यूड, Opposite direction. वेरी गुड, बट ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर आपके पास सेम मैग्नीट्यूड है बट आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन है, तब आप बोलते हो कि भाई मेरा वेक्टर नेगेटिव है. तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा केस वो वाला. कैन यू गाइस सी दिस? दिस विल बी माय नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, Yes, ma'am. right? And what angle will it form with A? एंगल क्या फॉर्म कर रहा है ये ए के मैम साथ? अल्फा. मैम अल्फा. नहीं, अल्फा तो बेटा रिजल्टेंट वाला एंगल है, वो तो अलग हो जाएगा. ये ए के साथ जो ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है, कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है? 180 माइनस अल्फा. 180 माइनस थीटा. दिखी ये चीज कि अब मेरा जो वेक्टर है बी वेक्टर, उसको मैंने उल्टा करके लगा दिया ताकि इन दोनों को ऐड करके मैं इसका फाइंड आउट कर पाऊं कि मेरा रिजल्टेंट कितना आएगा. एंगल यहाँ पर मेरा चेंज हो जाएगा, थीटा नहीं रहेगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है कृष्णा बच्चा, जिन बच्चों को ना रिकॉर्डिंग्स चाहिए, जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो. उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक अपलोड कर दिया है, बिटली लिंक है वो मेरा, साक्षी मैम के नाम से. उस लिंक पे आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, सारी रिकॉर्डिंग्स भी वहीं पे आपकी अपलोड हो जाएंगी. ठीक है, आई थिंक आपके फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, एक एक लेक्चर की और मेरे पास आ गई है, वो भी मैं आज की डेट में अपलोड कर दूंगी. ठीक है बेटा कृष्णा? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? कौन से रंग से बनाए? ग्रीन से बनाते हैं. अब यहाँ पर रिजल्टेंट तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना. दिस विल बी माई रिजल्टेंट, सो हियर दिस विल बी माई रिजल्टेंट, एंड दिस रिजल्टेंट विल बी नाउ इक्वल टू ए प्लस माइनस बी. ये चीज क्लियर हुई कि हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करी. वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट हमें आता है, उसी को हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी यूज कर लिया. समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. अब इसको अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो a माइनस बी को आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके मैग्नीट्यूड को. इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, राइट? मैम माइनस का हो जाएगा ना? फिर से बोलो. हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा. तो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है दैट cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ cos थीटा. ठीक है, तो जब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो आपके पास जो ये मॉड्यूलस आ रहा है a माइनस बी का, मैग्नीट्यूड जो आ रहा है आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, उसकी वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. ठीक है, ये चीज क्लियर है या नहीं है? मुझे ये बता दो एक बार सब बच्चे. इज दिस थिंग क्लियर? इज इट ओके कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करा हमने? जो एडिशन वाली चीज है उसी को यूज कर लिया, बस हमारा एंगल एक तरीके से चेंज हो गया. ठीक है मैम बच्चों? मुझे एक डाउट है. हाँ बेटा. Yes, ma'am. मैम जैसे यहाँ पर मैम बी है, बी का स्क्वायर मैम प्लस हो जाएगा,
लेकिन मैम 2 into a वेक्टर into माइनस b वेक्टर into माइनस cos बेटा थीटा देखो, from plus ये minus b। ये जो b है ना, यहाँ पे ये नेगेटिव का कुछ रोल नहीं है, क्योंकि ये a और b जो है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट। मैग्नीट्यूड आपका हमेशा कोई भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ये जो a और b है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। a एंड b विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, द वैल्यू। तो ये वाला यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा बेटा b के साथ। इज दैट ओके? ठीक है, वो वेक्टर हमने जरूर नेगेटिव लिखा है, बट जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है मैम बच्चों? मतलब मॉडुलस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस b वेक्टर होगा। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड है ना दोनों का। देखो, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का हमने लिखा है ना कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहता है ना बच्चा। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका दोनों वेक्टर का मॉडुलस सेम ही रहेगा, खाली जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। एक बार रिपीट कर दूं बच्चा, मैंने क्या बोला कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए इन लोगों ने बोला हम लोग लेजी हैं, हम कोई नया लॉ नहीं लाएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेक्टर एडिशन वाले लॉज हैं उन्हीं को यूज करके हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। तो इन्होंने किया, a माइनस बी को लिख दिया एज a प्लस माइनस बी। मतलब अगर b वेक्टर को आप नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो, अगर आप b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कंसीडर कर लो, सो देन यू कैन डायरेक्टली ऐड a and the negative of b vector to obtain the resultant which will be equal to a minus b। ठीक है अमन बच्चा, इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आई बात? यहां तक सब बच्चों को समझ में आया कि हाँ मैम, हमने बी वेक्टर का नेगेटिव ड्रॉ कर दिया और फिर ए के साथ रिजल्टेंट ले लिया ताकि हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब अगर हमने ये चीज यहाँ पर ड्रॉ करी तो हमने देखा कि अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, देन द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, we can see this that if the angle between A and B is theta, then the angle between A and minus B will be equal to 180 minus theta। तो जब हम इसको अपने एडिशन वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, then this is the value we obtain for the magnitude of A minus B। Is this okay guys? मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना नहीं पाऊंगी। यस ठीक है, मैम। सबको समझ में आ गया? इसके एक दो सवाल सॉल्व कर लें फिर। यस मैम। चलो वेरी गुड, तो एक दो Yes, सवाल ma'am. सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी विल सॉल्व। ठीक है बेटा, आपको दो नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। आपको बताना है कि ये इतनी जल्दी कैसे आ रहा है आंसर? 90 डिग्री। मैम कहाँ से आया? सॉल्व कर तो सॉल्व कर लिया इतनी जल्दी? अब ऐसे हाँ, प्रूफ मैम। मांगा जाए, बच्चों से प्रूफ मांगा जाए कि सोल्यूशन दे दो। मैम मेंटली सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा वेरी गुड, सही बोल रहे हो, दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है। बाकी बच्चे भी एक बार सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सेकंड ले लो, इन बच्चों ने थोड़ा जल्दी दे दिया, आप लोग सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं बार बार यही सेम चीज बोलती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए हो तो सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं भी सॉल्व कर लूंगी, आप भी कर लो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करोगे उतना आपके अंदर वो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी। क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने का मन करेगा, डर नहीं लगेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा। चलो अब सॉल्व करते हैं साथ में सोल्यूशन। तो सही बोला है आप लोगों ने, 90 डिग्री या फिर π/2 इसका आंसर है। वेरी गुड, शाहनवाज और कृष्णा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग भी। जिन बच्चों ने पहले भी आंसर दिया आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको यहाँ पर बोला गया है दैट a प्लस बी जो है इट विल बी इक्वल टू a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर भी कर सकती हूँ, है ना, स्क्वायर भी इक्वली हो जाएगा। सो आई कैन डायरेक्टली राइट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a square plus b square plus 2ab cos theta must be equal to a square plus b square minus 2ab cos theta। right guys? अब यहाँ से ये a स्क्वायर है ना बेटा, यहाँ से ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, ये इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊंगी मेरे पास क्या बचेगा? 4ab cos theta must be equal to 0। now it is given to you in the question only कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये नॉन जीरो है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है। तो इस चीज का मतलब क्या है? दैट cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोला आप सब बच्चों ने। दैट इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री को आप π/2 भी बोलते हो, दैट द एंगल शुड बी इक्वल टू π/2।
इज दिस ओके गाइस? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes. ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. ये क्वेश्चन सबको विजिबल है? Yes, ma'am. ठीक है, ट्राई करो इसको सॉल्व करने की. ट्राई टू सॉल्व इट. दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन गाइस. आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर. मैम 60 डिग्री. 60 डिग्री क्या है बेटा? मैम थीटा. ठीक है, आगे एक बार और कैलकुलेट करो कि उनका मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस क्या होगा. चलो इसमें मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ आप लोगों की. ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो. अच्छा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, अच्छा है. तो सपोज अब मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए कैप और बी कैप. ए कैप और बी कैप मेरे पास दो वेक्टर्स हैं. मुझे ये गिवन है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ ना, तब भी मेरे पास 1 ही आ रहा है. इन दोनों को जब मैं ऐड कर रही हूँ तब भी जो रिजल्टेंट आ रहा है वो मेरा, उसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं इनको ऐड करूंगी मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 2ab cos theta, 2 cos theta. So I can simply write that 1 is equal to 2 plus 2 cos theta. Can I do this? Can I do this guys? Cos theta की क्या वैल्यू आ जाएगी? Cos theta की वैल्यू -1/2 आ जाएगी यहाँ से मेरे पास. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? A square plus B square मैम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. वेरी गुड. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक सेकेंड, मेरे पास यहाँ पर भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये 1 ही तो है. इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 के बराबर होएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. और cos थीटा की वैल्यू भी अब आपको पता ही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो मेरे पास अंडर रूट 3 नहीं आ जाएगा आंसर? कैन यू गाइस सी दिस? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंस का, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3. इज दिस ओके गाइस? ये चीज समझ में आई सबको? यस मैम. ठीक है, तो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को सीख ही लिया था. अब हमने देख लिया कि वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को ही यूज करके हम सब्ट्रैक्शन भी कैसे कर सकते हैं. ठीक है, दिशा बच्ची बोल रही है कि एक बार फिर से रिपीट कर दो, तो रिपीट कर देती हूँ. दिशा, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया? हमें गिवन है कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है बेटा? यूनिट वेक्टर्स दो ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, है ना. यूनिट वेक्टर का मतलब है उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपका 1 के बराबर है. तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अगर आपके पास दो यूनिट वेक्टर हैं, उनको आप सम कर रहे हो, तब भी आपके पास जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज आल्सो कमिंग आउट टू बी अ यूनिट वेक्टर. तो आपको मुझे ये बताना है कि उनको अगर हम उनका डिफरेंस अगर हम कंसीडर करेंगे, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. राइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी. ठीक है बच्चा, तो अब हमने सबसे पहले क्या किया? कंसिडरिंग द फॉर्मूला फॉर सम, हमने वहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल ली. हमने बोल दिया दैट जो भी रिजल्टेंट है मेरा, उसका मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होगी और रिजल्टेंट भी मुझे पता है कि रिजल्टेंट में भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होएगा. तो वहां से मेरी cos थीटा की वैल्यू आ गई. cos थीटा की क्या वैल्यू आई? -1/2 मेरे पास वैल्यू आ गई. अब क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है किस चीज का? उनके डिफरेंस का. तो वो मैं कैसे निकालूंगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा करके. cos थीटा की वैल्यू पता है, वो मैंने यहाँ पे प्लग इन करी और मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू आ गई कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा. ठीक है दिशा बच्चा, इज इट क्लियर? क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? यस मैम. ठीक है, यस मैम. यस मैम, क्लियर है. ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे हो रही है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे हो रही है? Yes, ma'am. यस मैम, वेरी गुड. तो आगे चलूं? Screen visible नहीं. बेटा स्क्रीन विजिबल है बाकी बच्चों को? Yes, ma'am. बच्चा Yes, अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो. अगर स्क्रीन में कुछ अटक रहा है तो मतलब मेरे इंटरनेट पे दिक्कत है. अगर स्क्रीन सब बच्चों को विजिबल है तो समझ लो कि आपके इंटरनेट में कुछ पंगा हो रहा है.
ठीक है, अब आगे चले, अगले टॉपिक पे मूव ऑन करें। वो टॉपिक हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। तो अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। वो टॉपिक होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये फिजिक्स में बहुत जगहों पे यूज होता है। ऑलमोस्ट हर जगहों पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हमें सिंपल कोई 2 डायमेंशनल सिस्टम गिवन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में वेक्टर्स रेजोल्यूशन करने का या वेक्टर्स के कंपोनेंट लेने का, दोनों चीजों से इसको रेफर किया जाता है। उसका क्या मतलब है? वंस वी अंडरस्टैंड द 2D केस देन वी विल अंडरस्टैंड इट फर्दर। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज का मतलब समझो। तो सपोज बेटा मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बच्चा है मेरे पास। ठीक है, एक बच्चा है और ये डब्बा रखा हुआ है जमीन पर। ठीक है, देयर इज अ बॉय और ये डब्बा रखा हुआ है एक जमीन पर। इस डब्बे के साथ वो बच्चा खेल रहा है। इस डब्बे के ऊपर एक रोप है और इस रोप को वो बच्चा इस तरीके से खींच रहा है। ठीक है, इस डब्बे पे जो रोप है इसको ये जो बच्चा है ये इस तरीके से खींच रहा है। कैन यू गाइस सी दिस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, सो नाउ इफ आई एम कंसिडरिंग एक्स एंड वाई एक्सिस, सपोज मैं एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करूं, दैट दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करूंगी तो एक तरीके से ये फोर्स किसी एंगल पे लग रही है, थीटा। लग रही है, नहीं लग रही? लग Yes, रही है। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब बेटा वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे पूछूंगी कि ये फोर्स मेरी किसी एंगल पे लग रही है। इस फोर्स की वजह से ये जो डब्बा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा, है ना। जमीन पे तो आगे चलेगा ही, साथ साथ में थोड़ा सा हवा में भी लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, क्योंकि बच्चा इसको इंक्लाइंड तरीके से खींच रहा है ना। तो मैं आपसे कंपोनेंट करने का मतलब क्या है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो फोर्स मैंने लगाई है इसकी वजह से कितनी फोर्स मेरी एक्स डायरेक्शन में लग रही है, कितनी फोर्स मेरी एक्स डायरेक्शन में लग रही है, और कितनी फोर्स मेरी वाई डायरेक्शन में लग रही है, मुझे इसकी वैल्यू बता दो। ये चीज समझ में आई? अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे? हमने देखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर के टाइप क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो हमने देख लिया। आई कैप, जे कैप, के कैप हम लोगों ने समझ लिया। फिर अब हम आ गए एडिशन ऑफ वेक्टर पे। तो हमने देखा कि बहुत सारे वेक्टर्स अगर स्पेस में है तो उनको ऐड करके हम एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उल्टा करने के लिए बोल रही हूँ। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास एक सिंगल वेक्टर है, क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे तोड़ सकती हूँ कि 2 वेक्टर अलग अलग बन जाए, जो इस वेक्टर को, अगर मैं उन दोनों वेक्टर को ऐड करूंगी तो मेरे पास ये वेक्टर आ जाएगा फाइनली। Yes, ma'am. ठीक है, पर्पस समझ में आया कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? Yes, ma'am. पक्का? सब बच्चे बताओ यस मैम। No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ हम में एक आया। बार रिपीट कर दीजिए। एक बार और रिपीट करती हूँ, इसका ना मतलब समझो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला कि एक डब्बा जमीन पे रखा है, उस डब्बे को बच्चा कुछ इंक्लाइंड तरीके से लिफ्ट कर रहा है। अगर ये पेन है यहाँ पर और मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगी तो पेन ऐसे जा रहा है ना। कैन यू गाइस सी हाउ इट इज मूविंग? इट इज मूविंग इन एन Yes, इंक्लाइंड वे। ma'am. मतलब ये कुछ आगे की साइड पे भी जा रहा है और कुछ ऊपर की साइड पे भी लिफ्ट हो रहा है ना। आगे भी जा रहा है और ऊपर भी लिफ्ट हो रहा है। मतलब एक तरीके से अगर मैं इस पे इंक्लाइंड फोर्स लगा रही हूँ तो कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, कुछ फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है। ये देख सकते हो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। तो वेक्टर रेजोल्यूशन का यही मतलब है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लेने का यही मतलब है कि मेरे को फोर्स गिवन है ना। फोर्स, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको एंगल पता है, तो आपको इसको रिजोल्व कर देना है इसके कंपोनेंट्स में। मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, ये आपको बता देनी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वेक्टर गिवन है उस वेक्टर को आप 2 वेक्टर के मिक्सचर से बना सकते हो ना, है ना। तो मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि वो वेक्टर के वो जो 2 वेक्टर है जिसके मिक्सचर से आपने वो वेक्टर बनाया वो कौन से हैं? समझ में आ गया? अभी तक हम सीख रहे थे कि वेक्टर्स को जोड़ना कैसे, अब हम सीख रहे हैं कि एक वेक्टर मुझे गिवन है उसको तोड़ना कैसे। Yes, ma'am. ठीक है, समझ में Yes. आया कि क्या हो रहा है? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दूं बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन है तो उस वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने का ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट्स हैं उस वेक्टर के, जिनको जोड़ के वो वेक्टर बना हुआ है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस वेक्टर का जो इफेक्ट है, उस वेक्टर की वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वेक्टर आ रहा है, क्या फोर्स लग रही है इस केस में, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या फोर्स आ रही है, वो मुझे बतानी है। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am.
Yes, ठीक है, ma'am. तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इसकी वैल्यू निकालना भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप मुझे cos थीटा की वैल्यू बता सकते हो? cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने 90 डिग्री का मैम angle एफ बन एक्स गया. अपॉन एफ fx अपॉन FX f आ upon F. जाएगी ना? तो fx की Yes, वैल्यू कितनी आ गई? मैम एफ f कॉस cos थीटा। थीटा। सिंपल, आ गया कंपोनेंट, यही करना है। fx की वैल्यू आ गई f cos थीटा, और वैसे ही sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ साइन थीटा। नहीं, मैम sin थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा? एफ Sin बाय y एफ Fy बाय upon एफ f. अपॉन एफ बाय fy अपॉन f। तो यहाँ y से हम, upon f. वेरी गुड, यहाँ से हम Fy fy की to be वैल्यू f लिख sin सकते theta. हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैम मैं मैं समझ आपसे नहीं बोलूं पा कि रहा मेरा वेक्टर, समझ नहीं पाए बेटा? कहाँ पे दिक्कत आई, एक बार ये थोड़ा सा बताओ। मैम मैं लेफ्ट हो गया था ना, थोड़ा बता दीजिए स्टार्टिंग से थोड़ा सा। अच्छा, लेफ्ट हो गया था बेटा। मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है, जैसे इस केस में मेरी फोर्स लग रही है इस डब्बे पे, तो ये फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, तो इस फोर्स की वजह से कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगी, है ना? तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर करने का मतलब, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर करने का यही मतलब है कि ये जो फोर्स है विच इज एक्टिंग एट सम एंगल, आई एम फाइंडिंग आउट कि इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, इसकी वजह से वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आई बच्चा आपको? यस Yes, मैम। ma'am. ऑल राइट, आ गई समझ में? अब अगर मैं यहाँ पर इनको एफ एक्स और एफ वाई से मार्क कर दूं, ठीक है बेटा, मैं ये भी बताती हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम यहाँ पे? कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? Yes, कॉस ma'am. थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज एफ एक्स, हाइपोटेन्यूज इज एफ, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई Yes, ma'am. एफ एक्स अपॉन एफ, तो एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा आ जाएगी। एंड अगर आप साइन थीटा की बात करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ वाई अपॉन Perpendicular एफ, upon hypotenuse. है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया सबको? तो अब ये जो वेक्टर है एफ, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, दैट वेक्टर एफ विल बी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। Yes, ma'am. यही तो पढ़ा था ना Yes, हमने ma'am. जब आई कैप जे कैप के कैप पढ़ा था, कि अगर मुझे एक्स पता है और मुझे वाई पता है तो मैं एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप लिख सकती हूँ उसको। ठीक है बेटा, और यहां से आप दो चीजें और कैलकुलेट कर सकते हो। आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मैं इन दोनों को, ये जो दो इक्वेशंस है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड कर दूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, यस ma'am. मैम। है ना? तो जो मैग्नीट्यूड है एफ का कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये तो यहां से भी देख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने, है ना? पाइथागोरस थ्योरम तो लगा दिया कि बेस प्लस उसका बेस का Yes, स्क्वायर ma'am. प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल गिव यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और एंगल कैसे निकालेंगे बेटा इस केस में? अगर ये थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो tan थीटा लिख सकती हूँ, Yes, यस ma'am. मैम। है ना? tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। Yes, पक्का? ma'am. ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे आड़ा टेढ़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल, हमारे पास एक वेक्टर है, उस एक वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स के फॉर्म में तोड़ दिया है, बस यही किया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है बच्चों? ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में आई? अभी इसके और भी समझेंगे इसको फर्दर, और इसके एग्जांपल्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, ये चीज Yes, समझ yes, में आई? ma'am. चलो, अब इसकी Yes, थोड़ी सी ma'am. मैं एप्लीकेशंस आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसको जैसे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। चलो, सबसे पहली एप्लीकेशन तो ये डब्बे वाला एग्जांपल ही हो गया, कि अगर मैम मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, ये मेरे पास एक डब्बा है, इस पे मैंने एक रस्सी बांध रखी है और इस रस्सी को मैं खींच रही हूँ कुछ फोर्स से, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लग रही है, वर्टिकल फोर्स कितनी लग रही है, तो बता सकते हो ना मेरे को कि ये हो जाएगा, यस मैम। Yes, ma'am. है ना, ये हो जाएगा मैम एफ कॉस थीटा, ये हो F जाएगा sin मैम एफ theta. साइन थीटा। बता सकते हो ना ये वाली चीज?
इसमें कोई थोड़ी दिक्कत आएगी आपको? वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, वो थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं आपके पास, कि आपके पास ऐसे एक वेज है, ये क्वेश्चंस हम बहुत सॉल्व करेंगे फिजिक्स में अभी आगे जाकर। अगर जेई की कोई बुक उठाओगे तो उसमें देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस भरे हुए हैं। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई वेज है और इस पे आपने कोई डब्बा रख रखा है, ठीक है, और ये मेरा एक पॉइंट है और कोई फोर्स इस पे ऐसे लग रही है। अब जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा आपसे बोलूं कि एक्स और वाई एक्सेस में ही कंपोनेंट बताओ, हो सकता है मैं आपको कोई और एक्सेस दे दूं। ये व्हाइट वाला एक्सेस दिख रहा है सबको? मैं आपको बोलूं कि इस एक्सेस के अलोंग मुझे बताओ कि क्या फोर्स लगेगी। अगर आपको ये वाला जो एंगल है ये थीटा गिवन है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लोगे, आपको क्या दिक्कत है? यस मैम। है ना, फिर से कॉस थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के कर लेना। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। यस मैम। Yes, ट्रिक ये है कि जो भी एक्सिस है जिसके साथ थीटा बन रहा है, वो वाली साइड हमेशा cos थीटा वाली साइड होगी। सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू f cos थीटा, दिस विल बी इक्वल टू f sin थीटा। जिस एंगल के, जिस भी एक्सिस के साथ आपका थीटा एंगल जुड़ा हुआ है, वो हमेशा आपका cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। इज दिस ओके? काफी Yes, बच्चों ने ma'am. हैंड रेस करे। डाउट बताओ बेटा, क्या डाउट हुआ? मैं आपको क्या बोल रही हूँ? मैम। हाँ बेटा। मैम ये वाला जो आपकी सेकेंड वाला जो केस है, ये जो आपने समझाया वो फिर से समझा। एक बार फिर से समझा देती हूँ। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एक्स और वाई एक्सेस बने हो। मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी रैंडम एक्सेस हो सकता है। सपोज ये आपके पास ये वाला जो ऊपर वाला केस है, ये इसमें मैंने कुछ इस तरीके से एक्सेस दे दिया। ये भी एक्सेस आपका 90 डिग्री पे ही है ना। अब यहाँ पर जो आपकी फोर्स मैंने बनाई है, वो फोर्स मैंने कुछ इस तरीके से बना दी। दिस इज माई फोर्स, कोई भी, दिस इज एनी रैंडम वेक्टर एंड दिस इज द एंगल विच इज थीटा हियर। तो अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसके कंपोनेंट बता दो मुझे, है ना। अभी तक तो हमने एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग करे थे, अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि मुझे इसके अलोंग बता दो कि कंपोनेंट कैसे होंगे। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कि मैम आपने ये क्या कर दिया हमारे साथ, है ना। तो बेटा ये कुछ नहीं है, ये खाली एक घुमा हुआ मामला है। ये घुमा हुआ मामला है एकदम, जैसे हमने जो चीज अभी पढ़ी है उसी का ही एक तरीके से घुमावदार वर्जन है। अगर यहाँ पर आप फिर से वही कॉस थीटा वगैरह वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। वरना ये चीज याद रख लो कि जिस साइड पे आपका थीटा लगा हुआ है, जिस एक्सेस पे आपका थीटा लगा हुआ है, वो वाला एक्सेस हमेशा cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू f cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट राइट हियर विल बी इक्वल टू f sin थीटा। इज दिस ओके? यस मैम। अभी इसको थोड़ा मैंने मैग्नीफाई करके बनाया, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सो अब एक और एग्जांपल करवा देती हूँ। एक और एग्जांपल कैसे करवाऊं? सपोज मेरे पास अब एक फोर्स नहीं है, सपोज मेरे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है। एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। सबको विजिबल हो रही है? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। आई एम सेइंग दैट दिस इज माय एक्सिस, वही एक्स और वाई एक्सिस है, एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज द एंगल थीटा। चलो एंगल थीटा अब चेंज कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग दैट दिस इज माय एंगल थीटा। तो अब आपको कंपोनेंट बताने हैं, ठीक है। तो अब कंपोनेंट कैसे बताओगे? अगर मैं ये वाली फोर्स देखूं तो ये वाले कंपोनेंट पे अब आपका कौन सा बनेगा, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा? Ma'am, sin theta. वेरी गुड। यहाँ पे बन जाएगा sin थीटा और यहाँ पर आपका बन जाएगा f cos थीटा, ठीक है। और ये फोर्स के लिए भी यहाँ पर आपका बन जाएगा f sin थीटा और इधर आपका एक और वेक्टर आ जाएगा f cos थीटा, एफ cos थीटा। ठीक है। समझ में आया? यही सारी चीजें आप करोगे अब आगे जाकर। अब मैं आपको 2-3 फोर्सेस दे दूंगी, मैं बोलूंगी इनको ऐड कर दो, तो इसी तरीके से तो ऐड करोगे, ग्राफिकल तरीके में तो इसी तरीके से ऐड करोगे, है ना। वो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ तो हमने पढ़ी लिए, बाकी कोई फोर्स है उसके कंपोनेंट करके आप उसको ऐड कर सकते हो। ये चीज समझ में आई सब बच्चों को? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. यस। ठीक है बेटा। तो जैसे हमने ये 2D में करा है, यही सेम चीज आप 3D में भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू दिस सेम थिंग इन 3D।
3D का मतलब क्या है, अब आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप की कुछ फॉर्म आ जाती है। ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। तो अगर आपके पास कोई भी रैंडम वेक्टर है कहीं पे भी, सपोज कुछ भी रैंडम वेक्टर है आपके पास, तो उसको आप x, y और z कंपोनेंट में भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका i वेक्टर होता है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स रहते हैं जो आपके, ये आपका j वेक्टर होता है, और मैम ये आपका स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा, मैंने पूरा डायग्राम बना दिया और स्क्रीन गायब हो गई। दिख गया डायग्राम कितना बढ़िया बनाया मैंने, यस मैम बहुत है अच्छा ना? है। कोई बच्चा है Yes, ऐसा जो ma'am. ड्राइंग वगैरह जिसको पसंद है, वो बोलेगा कि हाँ मैम ये फिजिक्स में तो ड्राइंग है ही पूरी। ठीक है, सपना बेटा दिख गई स्क्रीन? कृष्णा, सपना, सबने बता दिया कि स्क्रीन रुक गई मैम। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि इन वेक्टर्स को आप 3D में भी रिजॉल्व कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है रैंडम a, सो आई कैन रिजॉल्व इट इन 3D, और उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप के फॉर्म में उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, और ऐसे वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सोच सकते हो? मैम इसके हम सबका क्यूबॉइड स्क्वायर। बना सकते हैं। फिर से बताओ बेटा। मैम इसमें हम इसका क्यूबॉइड बनाकर क्यूबॉइड का डायगोनल निकाल सकते हैं। हाँ, वही वही करना है। क्यूबॉइड का डायगोनल आपको गिवन है, आपको क्यूबॉइड की साइड्स निकालनी है। समझ रहे हो? या फिर क्या बोल दिया मैम, ये बोलोगे? अच्छा मैम, तो उसके साइड्स निकाल लेंगे एलबीएच, जो मतलब क्यूबॉइड है हमारा। सपोज मेरे पास ऐसे कोई क्यूबॉइड मैं बनाने की कोशिश करती हूँ यार, उसमें ज्यादा ड्राइंग लग जाएगी मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर यू गाइस। 3D का क्या मतलब होता है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट। सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड है, ये लग रहा है क्यूबॉइड जैसा, अभी लगेगा होपफुली। ठीक है, अभी लग रहा है ना कुछ क्यूबॉइड जैसा बना, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये बन मैम गया 3D क्यूबॉइड मेरा, 3D बन यस गया। मैम। तो अब वेक्टर को हम यहाँ पर इस केस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरा एक 3 डायमेंशनल पॉइंट है। ये दिख रहा है ग्रीन कलर से जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है P। तो यस मैम। ये जो ओरिजिन से लेकर यहां तक का वेक्टर बनेगा ना, दिस विल बी माय वेक्टर इन दिस केस, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, और अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मेरे तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी? ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज देयर ऑन आई कैप एज वेल, जे कैप एज वेल, के कैप एज वेल, है ना? जे कैप पे ये यहां तक आ रहा है, ये दिख रहा है ब्लू वाला मार्क कर यस रहा है जे मैम। कैप वाला पॉइंट। आई कैप पे भी ये आ यस रहा है, और यहाँ पर ये के कैप पे यहां तक आ रहा है। ठीक है, दिस इज कमिंग टिल हियर ऑन के कैप एंड इट इज कमिंग टिल हियर ऑन आई कैप। So this will be its y component, this will be its z component, this will be its x component. Is it okay? जो चीज हमने पहले 2D में करी थी वही सेम मैंने 3D में करी है। 2D में स्क्वायर बनता है, 3D में क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है, तो अगर अब हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी पाइथागोरस थ्योरम से ही कैलकुलेट होता है बेटा। द मैग्नीट्यूड इन दिस केस comes out to be under root of ax square plus ay square plus az square. ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, Yes, कभी ma'am. कभी ना, कभी कभी आपसे ना यूनिट वेक्टर भी पूछ लेते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर भी आप लोग लिख सकते हो कि ये यूनिट वेक्टर भी, अगर इस केस में कोई भी आपको रैंडम वेक्टर गिवन है और आपको बोला है कि बताओ बेटा यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपने सीखा है दैट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, है ना? तो अगर हमें यूनिट वेक्टर Yes. पूछना है, अगर आपसे किसी भी वेक्टर का पूछा है कि यूनिट वेक्टर बता दो, तो यूनिट वेक्टर कैसे बताओगे? जो वेक्टर गिवन है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस मैम। फंस तो नहीं गए? यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम, नो मैम? मैम एक बार रिपीट Yes, कर ma'am. दीजिए। ठीक है, कोई बच्चा कोई डाउट पूछ रहा था, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ये जो ग्रीन कलर से लिखी है उसको रिपीट कर दीजिए। अच्छा, जो ग्रीन कलर से लिखा है उसको रिपीट कर दूं? तो बेटा मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास में बताया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चाहिए होती है, राइट? है ना? फिर हमने देखा कि डायरेक्शन हमारे पास कैसे आती है, डायरेक्शन हमारे पास यूनिट वेक्टर के थ्रू आती है। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये मेरा कोई रैंडम वेक्टर है ए,
तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा छोटा सा वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में ही बना हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। तो अगर आपको कोई भी रैंडम वेक्टर गिवन है और उसके लिए आपको बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर बताओ कितना होता है, तो उस वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दैट इज व्हाट आई जस्ट रोट हियर। इज इट क्लियर नाउ बच्चा? यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज सबको समझ में आ गई जो भी 2-3 स्लाइड्स में हमने यस समझा? मैम। ठीक है, तो अब एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का इन जनरल किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी समझ लो। इन जनरल हम ऐसे बोलते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इफ ए छोटा ए एंड बी, इफ छोटा ए एंड बी आर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। फिर से फ्रीज हो गई, एक सेकंड बेटा। अच्छा, आप लोगों को पता चल जाता है मेरी राइटिंग एकदम से रुक जाती होगी ना? यस मैम। आवाज आती रहती है लेकिन मेरी, तो देखो ये भी कितनी अजीब बात है कि इंटरनेट सही चल रहा है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो स्क्रीन रुक गई है बस। ठीक है बेटा, एक सेकंड में अभी आ जाएगी। मतलब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में यही है कि यार किसी भी एक वेक्टर को आप किन्हीं भी दो वेक्टर के डायरेक्शन में, किन्हीं भी दो वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने देखे हैं, जो भी 2D का केस देखा है, 3D का केस देखा है, उसमें जो ये 3 वेक्टर्स हैं, जो ये 2 वेक्टर्स हैं जिनके कंपोनेंट आप कर रहे हो, ax bx लिख रहे हो या फिर ax ay az लिख रहे हो, वो सारे के सारे 90 डिग्री पे। अगर 90 डिग्री पे ना भी हो तब भी आप वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हो। तो अगर a और b कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, if a and b are any two non-zero vectors in a plane in any random direction and capital A is another vector in the same plane, same plane के vectors हैं, is another vector in the same plane। तो मैंने बोला क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको क्या बताया है मैंने कि अगर मेरे पास कोई भी दो रैंडम वेक्टर हैं, ये है मेरा एक ए वेक्टर और ऐसे ही रैंडमली मेरे पास कुछ इस तरीके से है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, और एक मेरे पास रैंडम वेक्टर है जो है मेरे पास ये लंबा सा वेक्टर ब्लू कलर का, जो अभी विजिबल नहीं है, शायद फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ। देखो मुझे पता चल गया अब ना, मैंने अपने फोन में, यहाँ पे फोन भी लगा रखा है तो मैं फोन में देख रही हूँ कि हाँ मेरे को दिखा नहीं है बच्चों को। अब दिख गया? यस मैम। ठीक है, तो अब ये जो ए वेक्टर है, अब हम आगे क्या देखेंगे, इफ इट इज द सेम वेक्टर इन द सेम प्लेन देन ए can be expressed as a sum of two vectors as shown। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो ए और बी वेक्टर्स हैं, इन दोनों को यूज करके आप ए को एक्सप्रेस कर सकते हो इन दोनों वेक्टर्स के सम के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर मैं ए को जोड़ दूं, ये जो छोटा वाला ए था, आई कैन हैव एनी constant multiplied by a to represent this and I am having this vector b here। ठीक है, ये जो वेक्टर हमारे पास b था उसको मैंने इधर लगा दिया है, इसको भी मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब मैं a को एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज द सम ऑफ लैम्डा a प्लस म्यू b, जहां पर ये जो लैम्डा है और ये जो म्यू है, दे आर एनी रियल नंबर, they are any real numbers। ठीक है, तो सबने मतलब यही सेम चीज हमने अभी पहले भी पढ़ी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है कोई, हाँ एक सेकंड बच्चा, अभी विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो यही वाली जो चीज है हमने अभी अपनी पिछली स्लाइड में भी पढ़ी है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं जो हमें एक्सेस गिवन है उनके अलोंग। तो वैसे ही यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रैंडम वेक्टर्स हैं किसी प्लेन के अंदर, तो उन दोनों वेक्टर्स को यूज करके आप किसी भी तीसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो उनके फॉर्म में, और इनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं उस वेक्टर का। ठीक है, इज दिस ओके गाइस? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चले, थोड़े से सवाल सॉल्व कर लें इसके फिर। यस मैम। अभी हमें इसका इतना ही पार्ट समझना है, थोड़े से इसके सवाल सॉल्व करते हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। उसके बाद एक दो चीजें और अगर टाइम बचेगा तो बताऊंगी, देन वील एंड द क्लास। ठीक है, वैसे ऐसे मजा आ रहा है फिजिक्स की क्लास में? बहुत ज्यादा कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि नहीं मान लिया क्या ही हो रहा है, क्यों करा रहे हो मैम? ठीक है, मजा आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा।
चलो यस मैम सुन के अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों को ऐसे बोरियत नहीं हो रही क्लास के अंदर, मजा ही आ रहा है। ठीक है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा था ये वैसा ही क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि अ मैन पुल्स अ रोप अटैच्ड टू अ क्रेट विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन्स। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम हियर। तो ये ग्राउंड है आपकी, और ग्राउंड के ऊपर ऐसे बॉक्स रखा है, ठीक है, दिस इज योर बॉक्स। अ मैन इज पुलिंग दिस बॉक्स। कृष्णा बेटा, अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है तो एक बार क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन करो बच्चा। अगर स्क्रीन विजिबल नहीं है तो अब देखो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरी स्क्रीन अटक जाती है सब बच्चों के लिए, तो समझ लो मेरे इंटरनेट में दिक्कत है। बट अगर आप लोग क्लास में आ रहे हो और आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही या फिर मेरी आवाज क्लियर मैम नहीं है, फोर्थ कुछ भी सेक्टर से ऐसा क्या हो रहा है, मतलब है? मैम फोर्थ अ, सेक्टर से, फिर से बोलो नहीं बेटा। मैम, आपकी भी बीच बीच मैम में अटक फोर्थ रही है सेक्टर से स्क्रीन। क्या मतलब है ऑप्शन 3 में? वो क्वेश्चन नंबर अच्छा, उस पे आ रही हूँ मैं अभी। यहाँ पर आपको बोला क्या है कि आपको इस बॉक्स पे फोर्स लग रही है आपकी 80 न्यूटन की, और ये क्या एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। ठीक है, फोर्स इज ऑफ 80 न्यूटन। फोर्स वेक्टर का मतलब है उसको वो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना है। ओके मैम। ठीक है, ये वाली चीज आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको बोला है इफेक्टिव फोर्स विच इज मूविंग द बॉक्स अलोंग द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड के अलोंग कितनी फोर्स लग रही है वो आपको बताना है। मतलब एक तरीके से आपको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है, राइट? 40। Yes, ma'am. वेरी गुड, 40 बोलिए, और सम्यक ने 40√3 बोलिए। तो अभी देखते हैं किसकी क्या सही आ रही है। फिर सेकंड में आपको बोला है कि यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट द बॉक्स। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है वो आपको बतानी है, एफ वाई, है ना? F cos और theta. वेरी गुड, और थर्ड में आपको बताना है फोर्स वेक्टर कितना लग रहा है। तो फोर्स वेक्टर मतलब ये बता दो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको सबसे पहले? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आ जाते हैं। आपको 80 न्यूटन फोर्स गिवन है बेटा, जो एंगल आपको गिवन है दैट एंगल इज गिवन टू यू एज 30 डिग्रीज। सो दिस कॉम्पोनेंट एफ एक्स कॉम्पोनेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस F थीटा या sin साइन theta. थीटा? एफ cos थीटा। साइन थीटा क्यों आएगा बेटा? Sin theta. cos थीटा। जिस साइड पे हमारा एंगल होता है उस साइड पे हम कॉस थीटा लेते हैं ना, यस मैम। है ना बच्चा? तो यहाँ पर हमारा ये कॉस थीटा का कंपोनेंट होएगा। दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा कितना होता है? कॉस 30√3/2 होता है ना, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। सो दिस विल बी इक्वल टू 40√3 न्यूटन। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40√3 न्यूटन। डन है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। अब ये वाई वाला कंपोनेंट कितना होगा? मैम 40 न्यूटन ये 40 होगा। sin थीटा। हाँ वेरी गुड। अब ये वाई वाला जो कंपोनेंट होगा वो साइन के टर्म्स में आ जाएगा, एफ साइन 30। तो y वाला कंपोनेंट इज कमिंग आउट टू बी f sin 30, है ना? sin 30 is equal to what? 1/2. So that means fy is equal to 40 newtons. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब फाइनली आप ये जो f वेक्टर है वो भी लिख सकते हो। वो कितना हो जाएगा? f x i कैप प्लस f y j कैप। सो इट विल बिकम इक्वल टू 40√3 i कैप प्लस 40 j कैप। इज दिस क्लियर गाइज? वेरी गुड। सम्यक, शहनवाज, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप दोनों बच्चों। बाकी बच्चों को भी समझ में आया क्या किया इस क्वेश्चन में? कंपोनेंट्स करने का क्या मतलब होता है? Yes, ma'am. यस, आगे चले? यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है जो इसके पहले मैंने करवाया था ना, कि हाँ अगर वेज के ऊपर एक मास रखा हो तो उस केस में क्या होता है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे, न्यूटन लॉज वगैरह पढ़ेंगे, उन सब की सिचुएशंस में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला आता है कि वेज ब्लॉक प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि मास ऑफ 2 kg लाइज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। आपको उसका जो वेट का कंपोनेंट है उसको रिजॉल्व करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो सबसे पहले देख लो कि अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या है। ये दिख रही है डॉटेड लाइन, यस मैम। है ना? ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलोंग द प्लेन का क्या मतलब है? ये वाला, ये हो गया पैरेलल टू द प्लेन या फिर अलोंग द प्लेन, है ना? इसके अलोंग मैम? आपको कंपोनेंट निकालने हैं। हाँ बेटा। मैम जो वेट है मैम, वो वेट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आना चाहिए क्या? वेट तो हाँ, अर्थ की बिल्कुल तरफ सही जाएगा बोला। ना। वेट की क्या डायरेक्शन होएगी? मैम
ऐसे? इसमें ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेविटी तो बिल्कुल नीचे से लगेगी ना। तो नीचे से ही तो लगा दी। वेट तो ये होगा ना, सही तो बनाया है। मान रहे हो नहीं मान रहे? यस मैम। है ना, वेट की डायरेक्शन तो बिल्कुल सीधी नीचे होती है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो तो आपने सही बनाई है। बट यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपको उसके वेट को रिजॉल्व करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब ये जो वेज आपको गिवन है, इसके परपेंडिकुलर और अलोंग आपको इस mg वेट को रिजॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? कृष्णा, भी ये नया क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है बेटा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद, तो ये क्वेश्चन समझो। जैसा अभी मैंने पहले एग्जांपल नहीं दिखाया था, ये उसी तरीके का एग्जांपल है। मैम हमें जो इसमें वेक्टर है वो हमारा mg है वेक्टर। राइट, वेट इज एन वेक्टर, नो? ओके। वेट वेक्टर होता है नहीं होता? डायरेक्शन Yes, है, ma'am. फोर्स यस मैम। है ना। वेट आपका न्यूटन में करते हो ना, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो वो भी तो आपका वेक्टर ही होता है। तो वेट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी ना बेटा। तो ये जो वेट है, इसको आपको रिजॉल्व करना है, ये जो गिवन एक्सिस है इसके अलोंग। तो कैसे करोगे रिजॉल्व? सन्नाटा छा गया है क्लास में, किसी बच्चे को कोई आइडिया नहीं। कैसे करेंगे बच्चों रिजॉल्व इसको? मैम ये 20 हो जाएगा। मैम अलोंग द जो मैम प्लेन के वेक्टर परपेंडिकुलर वाला 20 हो है जाएगा। वो चलो, मैम कितनी हो जाएगा ये? ये तो सही परपेंडिकुलर बोल रहे हो। हियर mg विल बी इक्वल टू 2 into 10, है ना। तो ये आ गया 20 न्यूटन। इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? लेकिन रिजॉल्व करने के लिए आपको एंगल चाहिए होगा ना। मैम अलोंग एंगल परपेंडिकुलर 60 डिग्री आ रहा है एंगल, मैम अलोंग परपेंडिकुलर कौन 10। सा? मैम ये वाला जो mg और जो परपेंडिकुलर के बीच बन रहा है। ये? यस मैम। चलो इसको मैं बताती हूँ कैसे निकालना है। 60 नहीं आएगा बेटा, 45। ठीक है। ऐसे रैंडमली थोड़ी कोई एंगल बोल दोगे, 1 2 3 4 शुरू हो जाओ, फिर तो सब बच्चे नहीं नहीं कैलकुलेट करके निकालेंगे, 45 नहीं आएगा। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, ये समझो, ये अच्छी ट्रिक है। बाद के जो भी क्वेश्चंस अगर आप ये करोगे न्यूटन लॉ में, तो वहां पे ये ट्रिक दिखती नहीं है। तो इसको मैं रीड्रॉ कर रही हूँ एक बार, ये रीड्रॉइंग वाला चीज समझो। हमारे पास ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। ये वाला एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, इसको मैं बोल रही हूँ ये थीटा के बराबर हमें गिवन है। ठीक है बेटा, ठीक है, यहां तक सही है। Yes. Yes, अब ये हमारी mg है, दिस इज माई mg। यस मैम। ये जो ब्लू लाइन है, ये हमारी mg रिप्रेजेंट कर रही है, और हमें ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन गिवन है। ये जो व्हाइट लाइन है मेरी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इज दिस ऑल्सो ओके? यस ठीक है, यहां तक सारा सिचुएशन क्लियर है। सो दिस विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर, क्योंकि mg जो है वो परपेंडिकुलर ही लगती है yes, ना। ma'am. ये जो एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये भी परपेंडिकुलर होएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, जो फाइनल एंगल बचा है ट्राइंगल में? दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री। हाँ, 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, है ना। यस मैम, यही तो कह रहे हैं। 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा, जो छोटा सा बचा हुआ है वहां पे साइड में? This angle. 30 डिग्री। 30 degree. This angle will be equal to theta, so this angle will directly come out to be equal to 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 बन जाएगा ना। Yes, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर एंगल मार्क करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू थीटा, मतलब थीटा इस केस में हमें 30 डिग्री गिवन है। ma'am. स्क्रीन स्ट्रक हो गई क्या? ये समझ में आ गया? जो डायग्राम बनाया था वो जरूरी है, यस मैम। उसके बाद रुक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अमन कृष्णा बेटा, समझ में आया सबको? ये एंगल हो गया हमारा 30। हाँ बेटा, जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच से पॉइंट है, और ये जो थीटा मतलब जो 30 डिग्री दे रखा है वो तो एक मतलब प्लेन के हिसाब से है ना, तो 30 के बेटा देखो, वो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है तो परपेंडिकुलर वाला मामला ही ना। अगर मैं एंगल को, अगर आपके पास कोई एंगल है ऐसे, ठीक है, ये एक एंगल है और ये ऐसे एंगल बना रहा है, तो अगर मैं ऐसे मार्क करूं या फिर ऐसे मार्क करूं, एंगल तो सेम ही आएगा ना, है ना। एंगल अगर मैं कैसे भी मार्क करूं तो एंगल तो मेरा सेम ही आएगा ना बेटा। तो ये ऊपर नीचे करने से, पॉइंट को शिफ्ट करने से एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया कि हमने ये एंगल निकाला कैसे, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री यस आ गया। मैम। तो अब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, यस मैम।
है ना। अब इसके कंपोनेंट कर लो, बड़ी सिंपली हो जाएंगे। तो अब तो ये हमारा mg हो गया नीचे की साइड पे, और ये हमारा 30 डिग्री हो गया। और mg की वैल्यू हमने अभी निकाली है 20 है। आप लोगों ने तो बोला था कि मैम 20 है 20 है 20 है, तो मैंने 20 लिख दी। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बेटा? दिस विल बी इक्वल टू S cos theta. 10 root 20, वेरी गुड, 20 cos 30 डिग्री मतलब 10√3 न्यूटन, है ना। न्यूटन गिवन है ना, राइट। एंड दिस विल बी इक्वल टू, मैम 10 न्यूटन एफ साइन। वेरी गुड, 20 sin 30 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। इज दिस ओके? ये वाला एग्जांपल हम करवाते हैं इसीलिए कि आपको कोई भी रैंडम अगर दो एक्सेस गिवन हो और एंगल गिवन हो तो उनका भी आप निकाल सकते हो कंपोनेंट, कुछ ऐसे बहुत बड़ी डील नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस Yes. आगे चलूं? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आगे वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। हाँ बच्चा, मैम एक बार ये एंगल वाला रिपीट कर दो, एंगल कैसे निकालना? एंगल कैसे निकाला? ये ट्रायंगल हमारे पास ऐसा ही ट्रायंगल बना हुआ है ना ऊपर भी, तो मैंने सेम ट्रायंगल बना दिया। मैंने ये येलो कलर का वेज बना दिया, ये जो ब्लू वाला है वो मेरे mg फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चा, और ये जो व्हाइट वाली लाइन है राइट हियर, दिस व्हाइट वाली लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इज इट ऑल राइट? ये डायग्राम समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला एंगल अगर थीटा है, दिस एंगल इज 90, तो ट्राइंगल का वो होता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी की 180 होते हैं सारे। तो यहाँ से ये जो तीसरा एंगल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इज दैट ओके? यस मैम। नाउ सिंस दिस व्हाइट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो ये जो टोटल एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए? दिख रही है ये चीज? यस मैम। दिख रही है नहीं दिख रही? कि ये जो टोटल एंगल इधर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री ना। तो ये 90 डिग्री तभी होगा जब ये छोटा वाला जो एंगल है which mg is making with perpendicular to the plane, if this angle is equal to theta then only this will happen. यस मैम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो 30 वाला है ये यहीं पे 30 आ गया। क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes. आगे चले, चलो। Yes, अब ma'am. ये अगला क्वेश्चन मुझे आप लोग सॉल्व करके बताओगे कि क्या क्वेश्चन है। मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई। अरे एक सेकेंड, अभी आ जाएगा, अभी आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको बोल रखा है कि यू आर हैविंग अ वेक्टर विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर है जो एंगल 30 डिग्री का बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। अगर आपको बोल रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेक्टर का, लेट द वेक्टर बी इक्वल टू ए, आपको बोल रखा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेक्टर का, this vector is equal to 250 newtons. So you have to find the first thing which you have to find is what will be the magnitude of the vector. आपको a बताना है, and second thing which you have to find is what will be its vertical component. Question सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू कर दो, फिर समझ में आ गया तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को मुश्किल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, सिंपल ही बोलेंगे बल्कि। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया है तो उनको क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। जिनको नहीं सॉल्व हुआ है मतलब थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। और ओके, मैम सम्यक ने भी वर्टिकली होगा कैलकुलेट कर लिया। 250 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, मैम सॉरी मैम वर्टिकल जो होगा ना वो हाँ 250 अपॉन रूट थ्री होगा। वेरी गुड। और मैम जो ये जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो हाँ 500 रूट थ्री अपॉन थ्री प्लस 250 अपॉन रूट थ्री। बेटा हॉरिजॉन्टली वाली तो वैल्यू आपको गिवन है ना 250 न्यूटन्स। मैम सॉरी मैम फैक्ट एफ जो जा रहा है ठीक है, ये बात ठीक है, 500 रूट थ्री अपॉन थ्री। ठीक है, चलो वेरी गुड, ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सही बोल रहे हो आप, आई थिंक यू आर। अच्छा, मतलब ये आप बोल रहे हो कि वेक्टर ए जो जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड 500 रूट 3/3 आएगा। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सम्यक ने भी सेम ही आंसर दिया है आपके वाला, सो गुड जॉब। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट करके बताओ कि वो अग्री कर रहे हैं बच्चे से या नहीं कर रहे। ट्राई टू कैलकुलेट। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो साथ में सॉल्व करें। अगर आप लोगों को और टाइम चाहिए होता है तो बता दिया करो, मैं रुक जाऊंगी, वरना फिर साथ में सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू a cos 30. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? a cos 30, और ये आपको गिवन है, क्या गिवन है? 250. सो दैट मीन्स cos 30 कितना होता है? √3/2. सो a √3/2 इज गिवन टू यू एज 250. तो इसका मतलब यही है कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500/√3. अग्री कर रहे हैं सब बच्चे? तो बच्चों ने बिल्कुल सही बोला, सम्यक ने भी बिल्कुल सही लिखा, और बच्चा जो आंसर मुझे दे रहा था कि 500√3/3 है, वो भी बिल्कुल सही दे रहा था. क्लियर है ये वाला चीज? यस मैम. अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालोगे? साइन मैम थीटा साइन वेक्टर sin 30. वेरी गुड. वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा a sin 30 के बराबर, है ना. सो इट विल बी इक्वल टू 500/√3, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना. तो इसका मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 250/√3 न्यूटन जी है. समझ में आया कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में, या फिर बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम क्या हो गया, आ कुछ समझ गया. नहीं आ रहा? आ गया पक्का? आगे चले अगले क्वेश्चन पे. यस मैम. Yes ma'am. पक्का? Yes ma'am. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ये क्वेश्चन भी अच्छा है. इसमें थोड़ा सा कंपास वाली चीज आप लोगों की यूज होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बनाते हैं? नॉर्थ आपका ईस्ट राइट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट मेरे और को ना, साउथ. जैसे नॉर्थ साउथ तो हमेशा याद रहता है, ईस्ट वेस्ट में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है मेरे को. ठीक है आयुष बेटा, कोई क्वेश्चन है तो ना चैट बॉक्स में लिख दो. वो पोस्ट जो क्वेश्चन में ना मेरे पास आ नहीं रहा है नोटिफिकेशन के अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हैं. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं. Question is saying that vector A, B and C have magnitudes 5, 5√2 and 5 units and direction along east, northeast and north respectively. तो basically बढ़िया सा ऐसे डायग्राम बना लेते हैं सुंदर सा. ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है. आपको क्या बोला है कि आपके पास 3 वेक्टर हैं. वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है 5 एंड इट इज अलोंग ईस्ट. तो वेक्टर ए को मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ. यस मैम? नो मैम? यस मैम. ठीक है. अगर इसको मैं आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखूंगी तो वेक्टर ए की क्या वैल्यू हो जाएगी? 5i. मैम 5i क्या? बिल्कुल सही. मैग्नीट्यूड 5 गिवन है और बोला है कि आपको ये ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब आई कैप की साइड पे है, तो 5 आई कैप आंसर आ जाएगा ना ए का. वेरी गुड, बच्चों ने आंसर भी बता दिया है. ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है कि ए वेक्टर कैसे आया? यस मैम. राइट. अब बी वेक्टर आपको बोला है कि यू आर हैविंग अनदर वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड है 5√2 एंड इट इज अलोंग नॉर्थ ईस्ट. तो कृष्णा ने बिल्कुल सही बोला कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब है थीटा 45 डिग्री बनाएगा वो, है ना. तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्थ ईस्ट मार्क करती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा. ये मेरा बी वेक्टर है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. इज दिस ओके? यस मैम. ठीक है. तो ये बी वेक्टर के मैं कंपोनेंट्स ले सकती हूँ. मुझे ये 5√2 गिवन है, मैं इसके एक्स और वाई के कंपोनेंट ले सकती हूँ. क्या आएंगे, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट विल बी द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स गाइस? 5 और 5. x कंपोनेंट आएगा 5 एंड sin भी 5. दोनों 5 आ जाएंगे ना, क्योंकि cos 45 और sin 45 दोनों ही तो 1/√2 होते हैं, है ना. तो अगर मेरे को बी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ? 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप लिख सकती हूँ ऐसे. यस मैम. यस मैम. राइट. ये चीज समझ में आई ना. ऐसे ही तो करा था हमने पिछले जितने भी वेक्टर की क्लासेस लिए उनमें सब में ऐसे ही तो लिखा है कि एक्स और वाई का कंपोनेंट पता है तो हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं. वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सम्यक बेटा. अब आ जाओ ये फाइनल वाले पे. कौन सा फाइनल कलर कौन सा लिया जाए? ग्रीन ले लेते हैं. ग्रीन. हाँ बिल्कुल सही, ग्रीन ही बचा है इकलौता मेरे पास. ठीक है. तो अब यहाँ पर आपको बोला है कि सी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड आपको 5 यूनिट्स बोला है. वेक्टर ऑफ सी इज 5 एंड इट इज अलोंग नॉर्थ. तो इस तरीके से डरा दे सी को. तो सी का कितना हो जाएगा बेटा? सी विल बी इक्वल टू f sin थीटा.
नहीं नहीं, एफ साइन थीटा नहीं बेटा, इसको डायरेक्टली जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 5 जे कैप, यस सर। है ना। ये चीज समझ में आ गई कि हमने ये ए बी और सी वेक्टर्स कैसे लिखे इस क्वेश्चन में, मेन यही चीज है। ठीक है बच्चों, यस मैम। ठीक है। अब बेटा आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है इस केस में। तो ये a प्लस बी प्लस सी निकालना कैसे होता है ये समझ लो। इसको हम कहते हैं, ये एक अलग टॉपिक होता है, ये वैसे मैं आगे पढ़ा देती बट यहाँ पे बता देती हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a विच इज a x i कैप प्लस b सॉरी प्लस a y j कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है b विच इज इक्वल टू b x i कैप प्लस b y j कैप। तो अगर मुझे इनको ऐड करना है, मैं i कैप वाले कंपोनेंट को ऐड कर दूंगी और j कैप वाले कंपोनेंट को ऐड कर दूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा मैं डायरेक्टली इसको ऐड करके ऐसे कुछ लिख सकती हूँ, दैट a प्लस b विल बी इक्वल टू ax प्लस bx i कैप। जैसे अलजेब्रा में नहीं करते थे, x वालों को ऐड कर दो, y वालों को ऐड कर दो, z वालों को ऐड कर दो, वैसे इधर भी करना है, प्लस ay प्लस by j कैप। ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। तो अगर यहाँ पर मुझे a b और c तीनों को ऐड करना है, क्या आएगा आंसर? 5i कैप, है ना। सम्यक ने बिल्कुल सही लिखा है कि अगर मुझे a प्लस b प्लस c करना है, सो आई विल हैव 5i कैप प्लस 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप। तो ये फाइनल मेरे पास कितना आ जाएगा? 5i प्लस 5i 10i प्लस 10j। इज दिस ओके गाइस? इज दिस ओके? सो आई एम गेटिंग द रिजल्टेंट वेक्टर, जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, आई एम गेटिंग दैट एज 10i कैप प्लस 10j कैप। ये चीज सबको समझ में आ गई? बहुत हैवी तो नहीं हो गया? ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया बेटा? नो मैम। ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे को सब बच्चे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैम मैग्नीट्यूड 10 ऑफ रूट रिजल्टेंट, मैम 10 रूट 2। वेरी गुड। 10 रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100, तो अंडर रूट ऑफ 200 आ जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 रूट 2। निकाल लोगे? निकल जाएगा। और डायरेक्शन कैसे निकलती है? tan से निकालते हैं ना हम, tan थीटा इज इक्वल टू ये 10/10 आ जाएगा ना। tan थीटा इज इक्वल टू ry अपॉन rx, ये किया था ना अभी हमने। सो दैट मींस tan थीटा विल कम आउट टू बी 1। तो थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? 45 डिग्री पे। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आयुष बेटा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट के अलोंग चल रहा है। इज दिस क्लियर गाइस? मैम थोड़ा सा ये वाला आपने ऐड ये वाला किया वहाँ पर। एक्सप्लेन कर दूं? ये मैग्नीट्यूड और मैम डायरेक्शन वाली चीज एक्सप्लेन करनी है। मैम जहाँ पर आपने ऐड किया ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वाला। ठीक है। अगर हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं तो अलजेब्रा में आप लोग क्या करते हो? अगर एक्स वाई जेड तीनों में इक्वेशन है तो एक्स वाले सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठे ऐड कर दोगे, वाई वालों को ऐड कर दोगे, जेड वालों को ऐड कर दोगे, यही करते हो ना। वही आपको यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में भी करना है। अगर आपको ये वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में गिवन है, तब आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी बहुत सिंपल है। ठीक है। सिंपली आप आई कैप वाले सारे कंपोनेंट को इकट्ठे ऐड कर दो, जे कैप वालों को ऐड कर दो, के कैप वाले हैं तो के कैप वालों को भी ऐड कर दो। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मेरे पास ए कैप की ए की वैल्यू हमने 5i कैप लिखी थी, बी की वैल्यू 5i प्लस 5j आई थी, सी की वैल्यू 5j आई है। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूंगी, रिजल्टेंट मेरे पास 10i प्लस 10j आ जाएगा। यहां तक सब लोग अग्री कर रहे हैं? यस ठीक है। 10i प्लस 10j मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। उसके बाद अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आप लोगों से पूछूं तो मैग्नीट्यूड भी तो बता दोगे मेरे को। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यार, है ना। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 रूट 2। और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने tan थीटा का यूज किया था, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट दे देता है आपको tan थीटा की वैल्यू। तो यहां से थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज आ गई। इज इट ओके गाइस? यस मैम। यस मैम।
ठीक है, थक गए या फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर ले? कर ले? यस मैम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे। मैग्नीट्यूड जिसको भी निकालना आ गया वो बहुत सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स कवर करेंगे। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो फिर सॉल्व कर लो फटाफट ये क्वेश्चन भी बेटा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आपको एक वेक्टर गिवन है, बोल रहे हैं कि वो यूनिट वेक्टर है, तो बता दो कि सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैम 0.11। 0.11 ठीक है, एक बच्चा 0.11 बोल रहा है, बाकी बच्चे ये बताओ क्या आंसर लग रहा है? रूट 0.11। ठीक है, अंडर रूट 0.11। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे ये बताओ अग्री कर रहे हो या फिर कुछ और वैल्यू आ रही है? मैम 0.11। ठीक है, आपकी भी सेम वैल्यू आ रही है। वेरी गुड। बाकी बच्चे ये बताओ बेटा। स्मार्ट बच्चे हो यार, समझ में आ गया है मतलब कॉन्सेप्ट फिर तो? यस मैम, सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है आंसर? अंडर रूट में 0.11। 0.11। 0.11 0.11 सब बच्चे अग्री कर गए। अच्छा, अभी तक मैंने क्लास में सुमेश की आवाज नहीं सुनी है आई थिंक, एंड अंकित की आवाज भी नहीं सुनी है। बच्चे हैं क्लास में या फिर गायब हैं? चलो अगर सुमेश और अंकित नहीं बोलेगा तो सब बच्चे समझ जाएंगे कि नहीं है बेचारे, वो क्लास में वो गायब हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हाँ है मैम है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? यहाँ पे आपको एक वेक्टर गिवन है, कोई भी ये रैंडम वेक्टर है जो आपको बोल रखा है यूनिट वेक्टर है। सो दिस वेक्टर इज गिवन टू यू एज 0.5 i प्लस 0.8 j। स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओहो, एक सेकेंड। मैम विजुअल। विजिबल है? यस मैम। अभी विजिबल हो गई होगी। यस। ठीक है, ये वेक्टर आपको गिवन है। फॉर दिस टू बी अ यूनिट वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स दैट 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इसका अगर हम अंडर रूट ले लें, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 0.25। इसको अगर मैं यार स्क्वायर कर दूं दोनों साइड पे, सो 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी बेटा, c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सब बच्चों की। कैसे निकालोगे वैल्यू? 1 इज इक्वल टू 0.89 प्लस c स्क्वायर। तो c स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, सब बच्चों ने बिल्कुल सही बोला, 0.11। सो c विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.11। इज दिस क्लियर? यस सब बच्चों को समझ में आई ये चीज? यस मैम। ठीक है, यस मैम। सो वेरी गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इतने ही क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट कंपोनेंट्स वाला जो टॉपिक है वो जरूरी है। मैं आपको नोट्स सेंड कर रही हूँ, उन नोट्स के एंड में आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी मिल रहे हैं, तो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी आप लोग सॉल्व करते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मजा आया आज की क्लास में? यस मैम, वेरी Yes, गुड। ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो बच्चों, फिर अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। मैम इसके आप वो सेंड करोगे हाँ, DP? इसकी डीपीपी जो है ना बेटा, आप ये पीडीएफ खोला करो जो मैं ग्रुप में भेजती हूँ, डीपीपी इसके एंड में ही होती है। ठीक है, तो डीपीपीस मैंने पहली वाली भी जो पीडीएफ भेजी है उन सबके एंड में ही है, इन वाली की भी एंड में ही एडेड है, तो एक बार आप चेक करना, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? मैम इस बार थोड़ी ज्यादा भेजना, मतलब 10 ठीक 10 है, तक इस बार भेजना। मैं ठीक है, इस बार मैं जितनी मेरे पास है वो भी भेज दूंगी। मेरे पास एक बुक की भी डीपीपीस है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को वो भी सेंड कर दूँ। ओके। ठीक ओके है मैम। बच्चों, आपको सही हो जाएगा।